हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013। एक जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में हम इसको आज बात करेंगे। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि यह जो एक्ट है वो कौन सी तारीख से इन्फोर्सेबल हुआ है। वो 9 दिसंबर 2013 से इन्फोर्सेबल माना गया है। क्या बात हो रही है इस एक्ट के अंतर्गत? सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। टोटल कितने सेक्शन बताए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत? टोटल 30 सेक्शन बताए गए हैं। कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? टोटल कितने चैप्टर्स बताए गए हैं इसमें? टोटल 8 चैप्टर्स जो हैं इस एक्ट के अंतर्गत बताए गए। आपको एक केस आपने पढ़ रखा होगा, विशाखा केस, विशाखा गाइडलाइंस के रूप में भी जिसे जाना जाता है। इस एक्ट का मेन आधार माना जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इस एक्ट का मतलब मेन मोटिव क्या है? वर्किंग प्लेस पर महिलाओं को जो सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करा जा रहा है उनके द्वारा, अगर उसको रोकना, उसको प्रिवेंट करना, जो पीड़ित हैं उनको इस संबंध में मुआवजा दिलवाना। सबसे जनरल एक टर्म एराइज ये होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट का मीनिंग क्या बताया गया है? तो वो बताया गया है इस एक्ट के सेक्शन 2 के सब क्लोज एन के अंतर्गत। मैं इस एक्ट के तहत बात कर रही हूँ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013। सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स एनी वन मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली या बाय इम्प्लीकेशन। नेमली, किस प्रकार का एक्ट होने की बात को इंक्लूड कराया गया है सेक्सुअल हैरेसमेंट में? अनवेलकम एक्ट, अनवेलकम बिहेवियर। किस तरह का अनवेलकम एक्ट, किस तरह का अनवेलकम बिहेवियर? फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एडवांस और अ डिमांड। किस तरह का फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट है, किस तरह का एडवांस? अनवेलकम एक्ट में किसको सम्मिलित करा गया है? एक इस तरह का अनवेलकम फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट करना उस महिला के साथ में। अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर और मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स और शो पोर्नोग्राफी। इस तरह का अनवेलकम मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर। अनवेलकम्ड फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, अनवेलकम्ड रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, शो पोर्नोग्राफी और एनी अदर, किसी भी अन्य और तरीके का जो कि अनवेलकम है, चाहे वो फिजिकल फॉर्मेट में हो, वर्बल हो या नॉन वर्बल कंडक्ट ही क्यों ना हो, सेक्सुअल नेचर का है, अनवेलकम फिजिकल है, वर्बल फॉर्मेट में है, नॉन वर्बल फॉर्मेट में, कैसा भी क्यों ना हो जो कि उसे अनवेलकम लग रहा है। किसको? पीड़ित कौन है यहाँ पर? वो पीड़ित महिला कहाँ बताई गई है इस संबंध में? सेक्शन 2 के सब क्लोज ए के अंतर्गत बताई गई है। वो पीड़ित महिला एग्रीव्ड वुमेन जो कि इस प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस कर रही हैं इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, चाहे वर्किंग प्लेस में हो, चाहे ड्वेलिंग प्लेस, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो भी इसमें इंक्लूड करी जाती हैं इस एक्ट के अंतर्गत। तो जो एग्रीव वुमेन है मतलब कौन है? पीड़ित महिला कहाँ बताई गई हैं? सेक्शन 2 के सब क्लोज ए में बताई गई हैं, जो कि वर्किंग प्लेस में। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस महिला की उम्र कौन है, उम्र कितनी है, ऑफ एनी ऑफ एज, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड है या प्राइवेट में एम्प्लॉयड है। नहीं, वेदर एम्प्लॉयड, चाहे कहीं पर भी वो एम्प्लॉयड तो हैं अपने वर्किंग प्लेस में, अगर वो किसी भी तरह का वर्किंग प्लेस में वो सेक्सुअल हरेसमेंट फील कर रही हैं जो रेस्पोंडेंट के द्वारा किया जा रहा है, सेक्सुअल हरेसमेंट फील कर रही है, मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट मतलब
इस तरह का व्यवहार जो सेक्शन 2 सब क्लोज एन के अंतर्गत बताया गया है वो फेस कर रही हैं। अनवेलकम एक्ट, अनवेलकम फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, शो पोर्नोग्राफी, उन्हें पोर्नोग्राफी शो करी जा रही है बिना उनकी इच्छा के, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, कोई भी और अन्य किसी भी तरह का अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट सेक्सुअल नेचर का जो किसी भी तरह का क्यों ना हो, कहाँ बताया गया है, सेक्सुअल हरेसमेंट की इस डेफिनेशन में बताया गया है। और पीड़ित महिला कौन मानी जाएंगी, जो कि वर्किंग प्लेस पर उम्र चाहे कितनी भी हो, उनका एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट है गवर्नमेंट है कैसा भी हो, अगर उनके द्वारा यह एलिगेस करे जा रहे हैं, यह आरोप लगाए गए हैं उनके द्वारा रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट की रेस्पोंडेंट के द्वारा उनके साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट करा गया है। इसमें यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर भी आपको आगे परिभाषा मिल जाएगा, डोमेस्टिक वर्कर को भी यहाँ इसमें इंक्लूड करा गया है इस संबंध में। अब इस प्रकार का जो एक्ट है उनके साथ में, चाहे वो वर्किंग प्लेस पर हो या ड्वेलिंग प्लेस या हाउस में हो, जहाँ पर वो कार्यरत हैं उस जगह पर, ठीक है ना, वो एग्रीव वुमेन है। किसके अगेंस्ट उन्होंने आरोप लगाया, रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट। ये रेस्पोंडेंट शब्द कहाँ परिभाषित है, इसको परिभाषित करा गया है सेक्शन 2 सब क्लोज एम के अंतर्गत। रेस्पोंडेंट का मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट उस एग्रीव्ड वुमेन ने, एग्रीव्ड वुमेन कौन, जिसको सेक्शन 2 सब क्लोज ए में परिभाषित करा गया है। रेस्पोंडेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट एग्रीव्ड वुमेन ने कंप्लेन दाखिल करवाई है। कंप्लेन कहाँ दाखिल करवाई गई है, सेक्शन 9 के तहत दाखिल करवाई गई है इस संबंध में। अब आप एक काम करिए, अब जब आपने यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन आपने रीड करी है ना सेक्शन 2 सब क्लोज एन के अंतर्गत, जब आप सेक्शन 3 को रीड करें, जब आप सेक्शन 2 की परिभाषा सब क्लोज एन की परिभाषा को जब आप रीड करेंगे ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा को जब आप रीड करें, तब आप उसके साथ में सेक्शन 3 को भी रीड करिएगा। सेक्शन 3 के सब क्लोज 2 को अच्छी तरह से रीड करिएगा, आपकी परिभाषा और ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 3 कहता क्या है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, नो वुमेन शैल बी सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस। किसी भी वर्क प्लेस पर महिला सेक्सुअल हरेसमेंट को फेस नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 3 का सब क्लोज 2 जो है वो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमंग अदर सर्कमस्टांसेस इफ इट occurs or is present in the relation to connect with any act or behavior of sexual harassment। यह जो फॉलोइंग बिहेवियर बताया गया है, अगर इस तरह का जो व्यवहार है उसे करने का मेन मकसद क्या है, जो सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेट करता है, अगर वो व्यवहार जो बताया गया है तो उसको भी फिर सेक्सुअल हरेसमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर यहाँ पर मेन पर्पस उसका क्या था, उसका मेन पर्पस क्या था, उस महिला के साथ में सेक्सुअल हरेस करना वर्किंग प्लेस पर, जो परिभाषा सेक्शन 2 सब क्लोज एन के अंतर्गत बताई गई है, और उसने अपने इस व्यवहार को करने के संबंध में ही उसने यह जो फॉलोइंग व्यवहार बताए गए ये करे हैं, उससे कनेक्ट करते हुए करे हैं उसने, तो वो व्यवहार भी उसके सेक्सुअल हरेसमेंट की डेफिनेशन में जाएंगे। द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमंग अदर सर्कमस्टांसेस इफ इट ऑक्यूर और इज प्रेजेंट in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment। आई थिंक बात क्लियर हो चुकी होगी। किस तरह के व्यवहार इसमें इंक्लूड करे जाएंगे, implied और explicit promise of preferential treatment in her employment। इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, preferential treatment in her employment, implied और explicit threat of determinal treatment in her employment, implied or explicit threat about her present or future employment status, influence with her work or creating an intimidating, offensive, hostile work environment for her, or humiliating treatment likely to affect her health or safety। पहला क्या था, द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमंग देयर सर्कमस्टांसेस आगे, द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमंग अदर सर्कमस्टांसेस इफ इट कॉज occur or is present in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment, implied or explicit promise of preventional treatment in her employment,
उसको उसके काम में स्पेशल प्रिवेंशन ट्रीटमेंट देने की बात करें, लेकिन इन सबके पीछे मेन पर्पस क्या है उसका, क्यों करा जा रहा है वो इस तरह से काम, इस तरह का मेन पर्पस है वो कनेक्ट कर रहा है उसका ये वाला व्यवहार सेक्सुअल हरेसमेंट के व्यवहार करने से कहीं ना कहीं, या फिर उसको धमकी दी जाना, उसको उसके काम के दौरान उसको धमकियां दिया जाना उसको, या फिर उसको थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, या फिर उसके काम में उसको प्रेजेंट भविष्य या फिर वर्तमान के आधार पर उसको धमकियां दिया जाना। इंटरफेरेंस विथ हर वर्क और क्रिएटिंग इंटिमिडेटिंग ऑफेंसिव, जिसमें काम वो वातावरण में काम करके सहज महसूस करती हैं, उस वातावरण को उनके लिए बहुत बुरा बना दिया जाना। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट, उनको लगातार उनको ह्यूमिलेट किया जाना जिससे उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सके। पर इस तरह का व्यवहार करने के पीछे कारण क्या है, सेक्सुअल हरेसमेंट करने का व्यवहार करना, इसका मेन पर्पस क्या है, ये करना, इसलिए ये सब काम करना अगर है तब वो सभी उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे सेक्सुअल हरेसमेंट को। अब क्या बात आई थी, महिला द्वारा कंप्लेन दाखिल करी जानी है अगर उनके साथ में इस प्रकार का काम हो रहा है, तब कंप्लेन कैसे दाखिल की जाएगी, धारा 9 के अंतर्गत बताया गया है। कंप्लेन कहाँ दाखिल की जाएगी, कंप्लेन दाखिल की जाएगी कमेटी के सामने, और कमेटी यहाँ पर इस संबंध में 2 तरह की कमेटी के बारे में आप इस एक्ट में जानेंगे। एक होती है कमेटी इंटरनल कंप्लेन कमेटी ICC, और एक होती है लोकल कमेटी LC लोकल कमेटी। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है इंटरनल कमेटी की, बात करूं अगर मैं, तो अब धारा 4 को आप इस संबंध में रीड करेंगे। आप अगर मैं बात करूं इंटरनल कमेटी की, है तो जिस भी एम्प्लॉयमेंट में 10 या 10 से ज़्यादा मेंबर कार्यरत होते हैं, जिस भी जगह पर एम्प्लॉयमेंट में 10 या 10 से ज़्यादा मेंबर कार्यरत होते हैं, वहाँ पर ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को गठित किया जाता है। किसके द्वारा यह कमेटी गठित की जाती है, जो वहाँ का एम्प्लॉयर है, कौन है, एम्प्लॉयर, उसके द्वारा वहाँ पर इस संबंध में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को बनाया जाता है। इस संबंध में एक सेकेंड दीजिएगा जरा, यह जो नियोजक है इसे कहाँ परिभाषित करा गया है, इस अधिनियम में सेक्शन 2 के सब क्लॉज G में परिभाषित करा गया है इसे, ठीक है। हाँ, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में। जिस जगह पर 10 या 10 से ज़्यादा मेंबर्स कार्यरत होते हैं, वहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को एम्प्लॉयर के द्वारा गठित करा जाता है। इस इंटरनल कमेटी के अंतर्गत इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC में कितने मेंबर्स वगैरह आते हैं, इसमें टोटल 4 लोग इंक्लूड करे जाते हैं, जिसमें से इस संबंध में एक तो इसके प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगे और 3 इसके मेंबर माने जाएंगे। यहाँ पर ये जो इसके प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं वो कौन बनाए जाते हैं इस संबंध में, तो जो जिस जगह एम्प्लॉयमेंट है वहाँ की जो सीनियर मोस्ट महिला होती हैं उन्हीं को वहाँ का प्रेसिडिंग ऑफिसर, इस कमेटी का प्रेसिडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। 3 इसमें अन्य मेंबर आते हैं। 3 इसमें अन्य मेंबर कौन से आते हैं, इसमें 3 मेंबर्स में से जो 2 मेंबर होते हैं वो वहीं उसी एम्प्लॉयमेंट के जो ऐसे लोग जिन्हें सामान्य रूप से विधि की जानकारी होती है, जो महिला के हित में काम करने के लिए वाले होते हैं, उन्हें बना दिया जाता है इस संबंध में। और जो एक मेंबर आता है वो यहाँ पर इस संबंध में NGO से आता है, ऐसे NGO में से आता है जो कि यहाँ पर इस संबंध में इस तरह के मामलों में अच्छी तरह से जानकारी रखता है। कोशिश यही की जाएगी यहाँ पर कि इस प्रकार की जो कमेटी बनाई जा रही है वहाँ पर 50% या फिर उससे ज़्यादा जो मेंबर होंगे वो उसमें फीमेल ही होने चाहिए। अगर वहाँ पर कोशिश यहाँ पर यही की जाती है कि जो वहाँ पर मेंबर्स हैं उसमें 50% या उससे ज़्यादा जो लोग होंगे वो इसमें फीमेल ही होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि अगर किसी जगह पर 10 से कम लोग काम कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर कोई कमेटी ही नहीं बनेगी, या फिर जो डोमेस्टिक वर्कर वगैरह हैं वो अपनी कंप्लेंट जो है जाकर कहाँ पर दाखिल कर सकती हैं इस संबंध में। तो उसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पर लोकल कमेटी के बारे में, जिसके बारे में धारा 6 के अंतर्गत इसके कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिक्शन के बारे में बात बताई गई है। जब आप यहाँ पर इस संबंध में लोकल कमेटी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोकल कमेटी कब बनाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है ये, और कब बनाई जाएगी, जिस जगह पर 10 से कम कर्मचारी होंगे, जिस जगह पर 10 से कम कर्मचारी होंगे उस जगह पर इसे बनाया गया है। जिस जगह पर किसी कारणवश इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाई गई है वहाँ पर इसे बनाया जाएगा।
और जब कंप्लेन जो है वो डायरेक्टली उस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही आई है अगर, तब वहां पर उसे इस प्रकार की कमेटी को बनाया जाएगा। इस प्रकार की लोकल कमेटी को किसके द्वारा बनाया जाएगा? जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा इस प्रकार की कमेटी को यहाँ पर बनाया जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होंगे यहाँ पर? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको यहाँ पर रीड करना पड़ेगा सेक्शन 5 को, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होंगे या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं या कलेक्टर हैं या डिप्टी कलेक्टर साहब हैं, उनमें से किसी को यहाँ इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में इस कमेटी के अपॉइंट किया जाएगा। और तब यहाँ पर धारा 6 के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब हैं उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कमेटी को बनाया जाएगा। लोकल कमेटी कब बनाई जाएगी? जिस जगह पर 10 से कम कर्मचारी होंगे या फिर जिस जगह पर आईसीसी का फिर इंटरनल कंप्लेन कमेटी का गठन नहीं हो पाया है किसी वजह से, या फिर स्वयं जो कंप्लेन आई है वो उस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट आई है, तब वहां पर जो है लोकल कमेटी को इस संबंध में बनाया जाएगा। इस लोकल कमेटी के अंतर कितने मेंबर्स, कंपोजिशन एंड टेंडर, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोकल कमेटी, कितने मेंबर्स वगैरह पाए जाएंगे, तो इसके बारे में धारा 7 के अंतर्गत बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, कौन होगा इसमें? एक होगा इसमें 4 लोग पाए जाएंगे इसमें भी, जिसमें से एक होंगे चेयरपर्सन और इसके 3 अन्य मेंबर्स होंगे। इसमें जो 3 इसके मेंबर होंगे इस संबंध में, इसमें से 3 जो मेंबर होंगे इसमें से यहाँ, अच्छा सबसे पहले तो ये कि चेयरपर्सन कौन बनेंगी इसकी, तो उस जगह की जो वहाँ की प्रसिद्ध सोशल वर्कर होंगी, जो कि वहाँ महिलाओं के लिए काम कर चुकी होंगी काफ़ी ज़्यादा, उनको वहाँ पर उसका कमेटी का इस संबंध में चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा। 3 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें से एक सदस्य जो होगा वो यहाँ पर जो ब्लॉक स्तर पर या फिर तहसील, नगर निगम आदि में कार्यरत कोई महिला होंगी उनको अपॉइंट किया जाएगा। 2 जो मेंबर आएंगे इस संबंध में वो एनजीओ से आएंगे। इसमें 2 जो मेंबर आएंगे वो एनजीओ से आएंगे, जिसमें 2 में से भी एक यहाँ पर महिला होंगी इस संबंध में। इसमें अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एराइज ये होती है उस महिला के द्वारा जिनके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, उनके द्वारा इस संबंध में अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई जानी है, तो वो यहाँ पर धारा 9 के अंतर्गत जो है अपनी इस प्रकार कंप्लेन दर्ज करवाएंगी। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि इस प्रकार की जो कंप्लेन दाखिल करवाई जाएगी वो कितने समय अवधि के भीतर दाखिल करवाई जाएगी। तो इस प्रकार की घटना होने के 3 महीने के भीतर, इस प्रकार की घटना होने के 3 महीने के भीतर इस प्रकार की कंप्लेन दाखिल करवाई जाएगी। अगर इस प्रकार की जो घटना है वो क्रम से हुई है, मतलब सीरीज में हुई है, लगातार हुई है उनके साथ में, तो जिस दिन आखिरी बार हुई होगी तब से 3 महीने के भीतर उनके द्वारा इस प्रकार की जो कंप्लेन है वो दाखिल करवाई जाएगी। यह कंप्लेन कहाँ दाखिल करवाई जाएगी? जो कमेटी बनाई गई है इस संबंध में, चाहे वो लोकल कमेटी हो या इंटरनल कमेटी हो, उनके सामने इस प्रकार की कंप्लेन जो है दाखिल करवाई जाएगी। कंप्लेन जो है इस संबंध में लिखित रूप में दाखिल करवाई जाएगी। अगर वो किसी वजह से लिख और समझ नहीं पा रही हैं तो उनकी सहायता भी इस संबंध में करी जाएगी। अगर यहाँ पर वो जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, अगर वो किसी वजह से अपनी किसी कंडीशन की वजह से, फिजिकली मेंटली कंडीशन की वजह से या मर गई हैं, कंप्लेन दाखिल नहीं करवा पाई हैं, तो जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो उनके वारिस होंगे, वो भी कंप्लेन दाखिल करवा सकते हैं इस संबंध में। कंप्लेन दाखिल करवाने का अगर कमेटी को लगता है कि किसी कारणवश वो 3 महीने में कंप्लेन दाखिल नहीं करवा पाई हैं, तो वो उस समय सीमा को थोड़ा और भी संबंध में बढ़ा सकते हैं। आपसे यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, इसमें ये बनता है कि इस प्रकार की जो कंप्लेन है वो कितने समय के भीतर, घटना होने से कितने समय के भीतर दाखिल करवाई जानी चाहिए? 3 महीने के भीतर दाखिल करवा देनी चाहिए। ये इसका आज आपका यहाँ पर पार्ट 1 इस एक्ट के अंतर्गत कंप्लीट होता है। आज हमने अभी यहाँ पर इस एक्ट के बारे में हमने एक तरह से जनरल इंट्रो के रूप में हमने इस संबंध में अभी इसको समझा है। अगला जो पार्ट 2 है वो कल कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में इसकी कंप्लीट MCQ की हम क्लास लेकर आएंगे इसकी से। इससे पहले अभी आपका एक एक्ट है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके MCQ की क्लास भी आपकी काफ़ी टाइम पहले ही आ चुकी थी।
अब थ्योरेटिकल क्लास भी आ चुकी है, आप अटेंड करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास आपको कैसी लग रही हैं। फिलहाल के लिए मैं इसका पार्ट फर्स्ट यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ। इस एक्ट के अंतर्गत अभी तक के में हमने क्या जाना है। हमने यह जाना सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। यह जो एक्ट है 2013 का बना हुआ है, कौन सी तारीख से इन्फोर्सेबल हुआ है, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स और टोटल कितने सेक्शन बताए गए हैं। यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को जब आप रीड करेंगे, जिसको सेक्शन 2 सब क्लॉज एन में बताया गया है, किस तरह के अनवेलकम एक्ट्स को यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड करा गया है। जब आप सेक्शन 2 सब क्लॉज एन की परिभाषा को रीड कर रहे हैं, तब आप वहाँ पर सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 को भी रीड करिएगा, जो बताता है कि अगर इस तरह का जो व्यवहार बताया गया है इस संबंध में सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत, अगर वो इस प्रकार का व्यवहार कनेक्ट कर रहा है उस सेक्सुअल हैरेसमेंट के व्यवहार से, तो वो भी यहाँ पर इस संबंध में सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने यह बात करी थी हमने इस संबंध में, जो कंप्लेंट दाखिल करी जाएगी उस महिला के द्वारा कहाँ दाखिल करी जाएगी, तो इसके लिए कमेटी वगैरह बनाई जाती हैं। कमेटी 2 तरह की होंगी इसमें, एक होगी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और एक होगी लोकल कमेटी। अब क्वेश्चन एक ये पूछा बहुत जाता है कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो कब बनाई जाएगी, वहाँ पर कम से कम कितने मेंबर्स कार्यरत होने चाहिए। जो लोकल कमेटी है वो कब बनाई जाएगी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किसके द्वारा बनाई जाती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अंतर्गत कितने मेंबर्स वगैरह पाए जाते हैं, इसके प्रीसीडिंग ऑफिसर वगैरह कौन होते हैं। जो लोकल कमेटी होती है उसकी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा की जाती है इस संबंध में, वहाँ पर कब लोकल कमेटी को स्थापित करा जाएगा, वो क्या कंडीशन बताई गई हैं इस संबंध में। लोकल कमेटी जो होती है उसमें कितने मेंबर्स और चेयरपर्सन कितने मेंबर्स वगैरह उसमें पाए जाते हैं, कौन इसके चेयरपर्सन वगैरह के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट है वो कहाँ दाखिल की जाएगी, कितने समय के भीतर दाखिल की जाएगी, क्या उसकी समय अवधि को बढ़ाया जा सकता है इस संबंध में। तो अभी इस तरह से हमने इनके बातों के बारे में जाना, जो कि अभी हमने पार्ट फर्स्ट तक ही अभी हमने सीमित रखा है। इसका पार्ट सेकंड जो है वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस तरह से पढ़ाना आपको कितना फ़ायदेमंद रहा है और कहाँ तक आपके लिए क्लास बेनिफिशियल रही है।